इकबाल का ख्वाब, लियाकत की कुर्बानी और कायद की मेहनत का समर हमें आज भी याद है, इसीलिए तो हमें ये सरजमीन मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लैला निसार। आप सबको इस एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं और आप सबको मेरी और वॉइस ऑफ नेशन की टीम की जानिब से 74वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब, जैसे कि आज यौम आज़ादी का दिन है और मुहर्रम अल हराम को मद्देनजर रखते हुए इस साल यौम आज़ादी थोड़ा हमें सादगी से मनाना होगा। तो जैसे कि मैं सरजमीन, पाक सरजमीन की बात कर रही थी, जो कि हमें हमारे लीडर्स की तरफ से एक तोहफा दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस तोहफे का हम उस तरह से ख्याल कर रहे हैं जिस तरह से हमें हमारे लीडर्स हमें सौंप के गए थे। तो आज जनाब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के नौजवानों से। पाकिस्तान के नौजवान इस मुल्क के हवाले से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि उनका किरदार बहुत ज़्यादा है मुल्क की तरक्की में, सियासत, मईशत और मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से उनका क्या नज़रिया है, आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, आज हम बैठे हैं नौजवानों के दरमियान जो कि डिफरेंट लीडिंग यूनिवर्सिटीज से उनका ताल्लुक है और उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या समझते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी को किस तरह से देखते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्या आज़ाद हम वाकई में हो चुके हैं और आज़ादी से आजकल के नौजवान क्या डेफिनेशन निकालते हैं, तो उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनको अपने तारीखी हीरोज कितनी हद तक याद हैं। तो मैं तारुफ करवा देती हूँ, मुख्तलिफ यहाँ पे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। वेल, हम ज़्यादा भी लेकर आना चाहते थे अपने साथ, लेकिन क्योंकि कोविड है तो कोविड की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने कम से कम स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे जमा किया है। तो मैं आपका तारुफ करवा लेती हूँ, हमारे साथ नुमान मजीद साहब मौजूद हैं जो कि ACCA क्वालिफाइड है और एक बहुत अच्छे फर्म में जॉब कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको नजर आएंगे इर्तजा अली, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, कराची यूनिवर्सिटी से, और अप्लाइड केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से आप इर्तजा कुछ कर रहे हैं। ज़बरदस्त, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, मेरे बराबर में आपको नजर आएंगी अक्सा मजीद साहिबा, जो कि यंगेस्ट ACCA एफिलिएट हैं, जिन्होंने कम उम्री में 18 साल की उम्र में ACCA क्वालिफाई कर लिया था। तो अक्सा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मेरे बराबर में आपको मुनज़्ज़ा साहिबा नजर आएंगी, जिनका भी कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, और उसके बाद आपको हिफ्ज़ा साहिबा नजर आएंगी, और उनके बराबर में बैठी हुई आपको उम्मे हबीबा साहिबा नजर आएंगी। तो ये सब स्टूडेंट्स जो हैं बड़े क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, कोई MPhil कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, और जैसे कि अक्सा का तारुफ तो मैंने आपको करा ही दिया। तो जनाब, इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान को आज कहाँ खड़ा हुआ देखता है। तो शुरुआत में नुमान साहब आपसे करूँगी। नुमान, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो नुमान, आप बताइए, हम आज़ादी की बातें करते रहते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी को मनाते हैं, जो कि सही एक नेमत से कम नहीं है, नेमत के बराबर ही है, इनफैक्ट नेमत ही है। तो आप हमें बताइए कि आज़ादी, क्या हम वाकई में आज़ाद हो चुके हैं? जैसे कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, मैं आप सबसे मुखातिब होकर ये बात कर रही हूँ कि हम अभी भी अंग्रेज़ों से, क्या हमने वाकई में मुकम्मल आज़ादी ले ली है? क्योंकि अभी भी हम लोगों को, जो भी पाकिस्तानी, उनको जज करते हैं कि अगर फलां ने अच्छी अंग्रेज़ी बोली तो ये मतलब ज़हीन है। हम इंग्लिश लैंग्वेज को कामयाबी के साथ जोड़ते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? जी नुमान साहब। बहुत शुक्रिया आपने मेरे को दावत दी। तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपने पाकिस्तान को आज़ादी से पहले 1947 से पहले, तो काफ़ी हद तक बेहतर, हमें सारी चीज़ें, हमें लगता है कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है, मगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें लगता है कि मतलब एज ए नौजवान जिनसे हमें अभी आज़ादी लेनी है। हाँ। ये लगता है कि जैसे हम अगर सियासी, मजहबी और जो भी मतलब तंजीमें हैं, हाँ। लगता है कि हम उनके अभी भी गुलाम हैं। और अगर मैं बेसिकली बात करूँ, क्योंकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ इंटीरियर से, बेसिकली नवाबशाह है, तो वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि लोगों के पास अभी भी अपने जो वोट की है वो भी आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो पहले ये बात करना चाहूँगा कि उसकी भी अगर आज़ादी नहीं है, अगर किसी गांव में कोई हारी है या किसान है, जो भी है, वो बेचारा अपने मर्जी का वोट पास नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में अभी भी हमें बहुत सी चीज़ों से आज़ादी हासिल करनी है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि वोट की आज़ादी भी अभी तक अगर देहात वगैरह में चले जाएं तो उनके पास नहीं होती। तो इस पॉइंट को कोई और कवर करना चाहिए कि आज़ादी जो है, क्या वाकई में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं? जैसे कि उन्होंने वोट की आज़ादी की बात की, मैंने लैंग्वेज के हवाले से बात की, आप लोगों में से कोई करना चाहेगा? हबीबा जी। इनका जवाब बिल्कुल ठीक है, इस तरह से कि हम अभी भी प्रोविंशियलिज्म के तौर पे भी और कम्युनलिज्म के तौर के पर भी हम लोग डिवाइड होकर रह चुके हैं। लाइक हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, बट हमारी सोच स्टिल अभी तक वही की वही हम खड़ी है। लेडीज को आगे नहीं जाने देते, हम जेंट्स तक ही रहने देते हैं। इवन हमारे डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम हमने अपने आप को ही तकसीम करके रख दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें वोट भी जो है वो प्रॉपर जगह पे जा रहा है? आगे भी तो हर जगह जाके करप्शन ही हो रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल भी आज़ाद है ही नहीं। अच्छा, तो ये औरतों के हवाले से भी बात करी थी जी। हम आज़ाद हैं। कैसे? अगर आपने आज़ादी देखनी है तो आप
तालीम के मैदान में देखो। अगर आपने आज़ादी देखनी है तो आप बस से जान बचाती हुई आग में लिपटी हुई समिया नौरीन को देखो। वो आज़ादी थी, क्या है वो एक औरत थी, उसने इतने सारे बच्चों को बचाया। अगर आपने आज़ादी देखनी है तो आप अब्दुल सत्तार इथी को देखो। अगर आपने आज़ादी देखनी है तो आप अब्दुल सलाम को देखो, जिन्होंने अमेरिका की शहरियत को अपनी ठोकरों में रखा हुआ है। वो आज़ादी थी, वो क्या है? ग्रेट, वेरी नाइस, अगर बहुत अच्छी आपने बात है। आज़ादी देखनी है तो आप फौज पे खड़े हुए जयालों को देखो, वो आज़ादी है। अगर हम इंडिया में होते तो क्या हम इतने आज़ाद होते? नहीं। ना अच्छा। तालीम में, ना फौज में, ना औरतों के हुकूक में। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि औरतों को हुकूक नहीं मिलते तो मैं इस बात को डिनाई करती हूँ, औरतों को हुकूक मिलते हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जेंडर गैप इंडेक्स के हवाले से। उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो नंबर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से वो 153 कंट्रीज में से 151 पोजीशन पे आ रहा है। तो अब जैसे हबीबा ने भी कहा कि पाकिस्तान में हम अभी भी डिस्क्रिमिनेशन को लेके ही साथ चल रहे हैं, औरत और मर्द में बहुत ज्यादा फर्क किया जाता है, वरना अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मुल्क में हुकूक दिए जाते हैं। तो इनकी बात से कोई इतफाक या फिर कोई डिसएग्री करना चाहेगा आप लोगों में से? जो है जी। वो इक्वालिटी पे बेस होना चाहिए, ना कि मर्द का दर्जा एक दर्जा ऊपर है, लेकिन हमें इस चीज़ को एजुकेशन में या दूसरी चीज़ों में नहीं कंसीडर करना चाहिए। मेरा मानना ये है। अच्छा, तालीम के साथ नहीं कंसिडर करना चाहिए? तालीम के साथ नहीं करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कंसीडर नहीं करना चाहिए। बाकी हम कहते हैं मर्द का दर्जा ऊपर है औरतों से, लेकिन ये कि औरतों को भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, मतलब बराबर के हुकूक देने बराबर चाहिए, के लेकिन हकूक देने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। मुनैजा का कहना है कि हुकूक दिए जा रहे हैं हमारे मुल्क में, दिए ऐसा जा नहीं रहे, मुनैजा? लेकिन मेरी नज़र में तो इतना नहीं दिए जा रहे। जैसे अभी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठा के देखें कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, वो पाकिस्तान को कहाँ पे प्लेस कर रही हैं, तो वो भी यकीनन ये सारा कुछ देख के ही मद्देनजर रखते हुए ही तो पाकिस्तान को उन्होंने उस पोजीशन पे प्लेस किया हुआ है। मुनैजा, आप इसके बारे में मजीद क्या कहना चाहिए? अपनी बात को आप जस्टिफाई कर सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल। आपने अगर औरतों के हुकूक की बात की जाए तो बाहर बहुत मैं कहूँगी कि मुझे तो आजकल हर औरत बाइक चलाती हुई नजर आ रही है, तो क्या ये हुकूक नहीं है? ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। आप जो है वो आज़ादी से अपने मोहल्ले में, या आप जो है वो आज़ादी से अपने मुल्क में घूम फिर रही हैं, क्या ये आज़ादी नहीं है? बिल्कुल है। आप जो है वो अपने मर्दों के साथ या अपने मर्दों के बगैर भी आप बाहर जा सकती हैं, तो मतलब मेरी नज़र में तो ये आज़ादी है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी तो देखना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के वाकयात, रेप के वाकयात किस हद तक बढ़ तो रहे हैं। इसके लिए तो अवेयरनेस की नीड है ना, वहाँ पे जाके अवेयरनेस देनी पड़ेगी। नहीं मुनैजा, आप बहुत अच्छी बात करी कि आप पॉजिटिविटीज को हाईलाइट करिए, कि जैसे आपने बाइक की बात की कि हमें अब यहाँ पे हर लड़की जो है वो बाइक चलाती हुई नजर आ रही है, ये आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट उठाई है। लेकिन दूसरी जानिब डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसे वाकयात के बारे में मर्द हजरात का क्या कहना है? इर्तजा जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो खैर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। दूसरी बात ये कि आप जो कह रही हैं कि औरतों के हुकूक के ऊपर, तो अगर आप एक चीज़ देखें कि वायलेंस ज़्यादातर कहाँ होता है, वायलेंस होता है ज़्यादातर उन जगहों पे जहाँ पे एजुकेशन लेवल लो है। Exactly. कोई ऐसी जगह पे वायलेंस नहीं होगा जहाँ पे एक एजुकेटेड लोग रहते हैं। Exactly. सही है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो क्योंकि सिर्फ पंजाब और सिंध के अंदर, खास तौर पे कराची में काफ़ी हाई है, बट अगर आप केपी के साइड जाएँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट हाई नहीं है, वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है। बलूचिस्तान में नहीं है वहाँ, क्योंकि पहली चीज़ वायलेंस होता है किस बेस पे, हमारे शादी के ऊपर थोड़े से इश्यूज जो आते हैं, ओके ठीक है ना, तो उसके अंदर भी हमारे जो है आज़ादी उस तरह से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ है कि इस्लाम में भी है कि आप पहले शादी करें, उसके बाद आपके रिस्क के अंदर खुद ही बरकत होगी। बट हमारे यहाँ कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं कि शादी करनी है आपने तो आप जो है वहाँ लड़की के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिसके लिए वहाँ पे ये होता है कि वो अर्निंग करते करते उनकी एक ऐसी एज हो जाती है, बट स्टिल वो उस चीज़ को, वायलेंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। उनको नहीं होता इस चीज़ का आइडिया कि वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक। और सेकंड, जब वो चीज़ें जब ऐसे एक डेवलप एरिया के अंदर आती है, कराची के अंदर या और किसी जगहों पे जाती है, तो वो एक अलग ही फिर वो शक्ल इख्तियार कर लेती है चीज़, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग को जिसे कह लें ना एक आम तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पे ख़वातीन खुगली होती है, वो वहाँ लोगों को नज़र नहीं आता। लेकिन जब एक क्या होता है तो वो एक चीज़ एक्सट्रीमिज्म पे चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हमारी गलती ये नहीं है कि हमने आज़ादी किसी को नहीं दी, आज़ादी है,
हाँ। बट हमने उसको जो है लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना है। ठीक है, सही है। हम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस दें कि आप जो करना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने वायलेंस की बात की, आपका कहना है इर्तिजा कि वायलेंस हमें वहाँ देखने में मिलती है जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है, जहाँ पे तालीम सही से नहीं मुहैया की जाती है। तो अक्सर जो है वो, जो कि आप सब माशाल्लाह से तालीम के मैदान में आ गए हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, तो ज़रा नौजवानों के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या हमारा मुल्क उस हद तक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहा है। अक्सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जब मुल्क बना था अब तो कायद आज़म ने यही कहा था कि जो नौजवान है वो हमारे मुल्क का सरमाया है और नौजवान जो है वो मुस्तकबिल होते हैं किसी भी कौम का। और तालीम के हवाले से तो ये कहा जाता है कि तालीम, अगर आपने किसी कौम को शिकस्त देनी है तो आप उनको तालीम के हवाले से उसमें गिराएंगे, उसमें शिकस्त याफ्ता करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली शिकस्त हो जाएगी। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि हाँ, आज़ादी एक नेमत है जो कि हमें मिली और हम आज़ाद हैं, लेकिन हम यहाँ पे आके रुक नहीं जाएं कि बस आज़ादी मिल गई बस देर से खत्म। ऐसा Okay, नहीं है, good हमें point. इम्प्रूव करना है, खुद को बहुत इम्प्रूव करना है। मतलब हम बहुत पीछे हैं, जो एक रियलिटी है सबको पता है, हम माने ना माने हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमें इम्प्रूव करना है। और जहाँ तक ये अच्छी पॉइंट है, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। जहाँ तक तालीम की बात आती है तो कहीं पे नौजवान खुद भी पीछे हैं। मतलब हम स्कूल्स में देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, कितने सीरियस है नौजवान, नहीं है सीरियस, बहुत कम सीरियस होते हैं, आगे बढ़ते भी ऐसा नहीं है। जैसे हम अगर आगे आके पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं तो हम आगे बिल्कुल आते हैं, आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। हाँ, कम है, मुश्किल है, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ कम है, जॉब कम है, हमें मसला होता है इन चीज़ों में, लेकिन हम खुद आगे तो आए। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि नौजवान खुद आगे बढ़े, मतलब वो मेहनत करे तो वो आगे आ सकता है। तो मुझे जो है ना नौजवान थोड़े कम सीरियस लगता है। अच्छा, तो आपको जो है वो फॉल्ट नौजवानों में नजर आता है कि वो अपने काम से सीरियस नहीं है। इनसे कोई इत्तेफाक करना चाहेगा या कोई डिसएग्री करना चाहेगा? जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी मुनाज़ा? आप डिसएग्री कर रही हैं? अच्छा, ये कह रही हैं कि नौजवानों में कोई फॉल्ट नहीं है, मुल्क की तरफ से मैं कोई ये नहीं कह रही जी। कि बिल्कुल भी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाह रही हूँ कि हाँ, मुल्क का फॉल्ट है, हुकूमत का फॉल्ट है। एग्जैक्टली है, वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज जाहिर सी बात है जो आगे एजड हो जाते हैं, जहाँ जिनका जो है वो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए कि यार 60 है, इट्स अप। उसके बाद जो इतनी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको तो मौका मिले। जब आप आगे वैकेंसी ही नहीं रखते तो हम स्टिल बैठे हैं ना, सही। किया है, डिग्रीज है हमारे हाथ में, लेकिन क्या Jobs teaching नहीं है। दूसरी जॉब्स के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। एज ए टीचर मैं अगर आपको कहूँ तो मैं स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रही होती हूँ, स्टिल अभी लॉकडाउन के अंदर बात की जाए तो मेजॉरिटी पबजी की तरफ है। आप यकीन करें 5 आवर्स अगर हम उनको दे रहे हैं कि हम यहाँ पर उनको ऑनलाइन भी एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको हाइब्रिड सिस्टम भी दे रहे हैं, बट स्टिल बच्चों को ये लगता है, 9 मैट्रिक स्पेशली उनकी बात करूँगी, वो ये समझते हैं कि यार हमें इसके बाद घर जाना है, 5 to 6 आवर्स हमने ये देना ही देना है किसे, पबजी को। मीन्स एक गेमिंग जोन है, आपने उसको देना है। बड़े भी खेलते हैं, अच्छी बात है, खेलें, इससे कोई नहीं। और भी बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे IGA भी लोग खेलते थे, लेकिन बट इशू सारा ये आ रहा होता है कि उसमें आप कम्युनिकेट करते हैं ना, तो एजुकेशन से बजाय आप सिर्फ इसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं, यार भी वेपन कौन सा है, ये चीज़ कैसे है, अच्छा आपने टीम को मार दिया। मतलब हम अपनी कम्युनिटी को इस तरफ लेके जा रहे हैं, बजाय हम एजुकेशन के सिस्टम में उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट तब्दील हो रहे हैं। तो क्या इसमें आप लोग समझते हैं कि जैसे हमारे जो बच्चे हैं या जो नौजवान नस्ल है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, या जैसे जो है अक्सर कह रही थी कि वो तालीम के मैदान में उनकी खुद भी थोड़ी बहुत गलती है कि वो उसमें आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप समझते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम भी कुछ इसी तरह से बनाया गया है कि उसमें ऐसे इंटरेस्ट प्रोड्यूसिंग करने वाले एरियाज मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से बच्चों की तवज्जो, नौजवानों की तवज्जो वो मुख्तलिफ गेम्स की तरफ जाती है। इस बात पे कोई कमेंट करना चाहेगा आप लोगों में से? हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा इशू ये आया है कि पहले तो हमारे यहाँ की जो आप पेरेंटिंग जो होती है वो इस तरह की होती है कि एजुकेशन देनी है तो आप किसी भी स्कूल में जाएँ तो वो ड्यूरिंग पेपर वो आपसे ये बोलेगा, खासतौर पर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आप कोचिंग में जाएँ, वो बोलेगा आप इंपॉर्टेंट लेके पढ़ा दें। वो ये नहीं चाहेगा कि पूरी जो इतनी मोटी किताब फिजिक्स केमिस्ट्री की लिखी है वो नहीं पढ़ना चाहते। जब आप उस चीज़ को पढ़ना ही नहीं चाहते, आप कहते हैं बस एक गिनती के 10 सवाल 12 सवाल मिल जाए जिसको हम दे के अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। यूनिवर्सिटी में भी जाने के बाद कुछ लोग होते हैं टीचर्स के पीछे पड़े रहेंगे, डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद आपको पता ही नहीं उस किताब में लिखा क्या था, क्योंकि आपकी जो स्कूल लाइफ से बेसिस थी वो इस बेस पे थी कि यार इंपॉर्टेंट मिलेगा ख़त्म, इंपॉर्टेंट मिलेगा ख़त्म। उसके बाद आपकी जो फिजिकल जो आपकी एजुकेशन होती है, खेल कूद है, वो आपने खुद ही ख़त्म कर दिए घर वालों ने। क्यों? क्योंकि पहले हमारे यहाँ होता है कि बाहर नहीं जाओ, हाँ हालात ख़राब है। बाहर आप जब सब निकलेंगे तो कैसे हालात ख़राब होंगे। पहले 10 लोग निकल रहे थे, अब 8 आ रहे, फिर उनको देख के 2 और कम होंगे, तब हालात ख़राब होंगे कि सब खुद घर में बैठ गए। जब सब बाहर निकलेंगे तो हालात कैसे ख़राब होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, हम एजुकेशन में सबसे पीछे हैं।
अगर आप अपने बराबर में इंडिया को ही देखें, हम और इंडिया साथ ही थे। इंडिया एशिया में IT हब है, वहाँ पे अमेजोन का है, वहाँ पे गूगल है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। आप अगर अमेजोन या गूगल की वेबसाइट के ऊपर मोस्टली अगर कुछ सर्च वगैरह कर रहे हो तो वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। पाकिस्तान का तो कभी कभार आपको नाम ही नहीं मिलेगा लिस्ट के अंदर। अगर आप कहीं चीज़ों के अंदर देख रहे हो, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हम पाकिस्तान पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंटरेस्ट अपना वहाँ पे लैग कर दिया। अच्छा, एक विलिंगनेस होती है कि आप अपने अंदर से वो चीज़ अच्छा, ये लाएं। डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है, जैसे हमने तालीम के सेक्टर की भी बात कर ली। अभी भी जैसे हमारे मुल्क में ड्रॉप आउट्स का रेशो जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, गर्ल्स की इनरोलमेंट कम होती जा रही है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से। क्या आप लोगों की सियासत में दिलचस्पी है और आपको लगता है कि पाकिस्तान एक मुल्क की तरक्की सियासत को देख के होती है, या फिर इसमें सियासत के अलावा और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि तालीम और मईशत? इस पे कौन कमेंट करना चाहेगा आप लोगों में से? हमारे यहाँ हर चीज़ फैक्टर जो है एक मुल्क की इकनॉमी के लिए हर चीज़ मैटर करती है। आपको या मुल्क की तरक्की के लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते डिफरेंट हैं। फैक्टर्स होते हैं। कभी भी कोई एक फैक्टर आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि ठीक है। जब भी कोई इमारत बनती है उस पर सिर्फ एक पिलर तो नहीं खड़ा होता, ऑब्वियसली बहुत सारे पिलर्स चाहिए होते हैं। उसमें एजुकेशन भी है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, पॉलिटिक्स भी उसके अंदर आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ये है कि जो इंडस्ट्रीज पहले के ज़माने में बनी हुई थी बस वही बनी, जिसकी वजह से अब जॉब के इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री एक टाइम तक जॉब दे सकती है। हाँ, इंडस्ट्रीज होंगी तो जॉब की ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज job बढ़ेगी। opportunity लेकिन एक- पॉलिटिक्स का जरा मुझे आप कोई पर्टिकुलर कमेंट आप लोगों में से चाहिए कि आप जो सियासी सूरत हाल देखते हैं, क्या आप इसमें दिलचस्पी लेते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह भी मुझे जरूर बताइएगा। पॉलिटिक्स के ऊपर अगर देखें तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने खुद को पॉलिटिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कार्ड खेला जाता है वो है आपकी कौमियत के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर खेला जाता है कि आप यहाँ रहते हो कि आप ये वाला इलाका बना लो, बस ये हमारा है, ये इसका है, ये उसका है। आपको पाकिस्तान की सियासत देख के गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट होती हैं आप? बिल्कुल गुस्सा भी आता है और अच्छा भी लगता है एक तरह से, क्योंकि दोनों तरफ से हम देख रहे होते हैं। हर चीज में उन्होंने पॉलिटिक्स रखा है। लाइक एजुकेशन सिस्टम है, उन्हें कहीं ना कहीं फायदा चाहिए। पॉलिटिशियन के हिसाब से वो पॉलिटिक्स पूरा खेल रहे होते हैं उसके अंदर भी, कि अच्छा इतने एडमिशन होंगे, इतना ये होगा, उसके बाद इनको वॉश आउट कर दो। यानी कि जो अगर अच्छा नहीं आगे जा रहा तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर उसके पास आगे रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी पीछे हो जाता है, अगर वो बेशक बिल्कुल हाई लेवल के ऊपर क्यों ना। तो हर जगह ही मैं कहूँगी कि अच्छा, जो आज़ादी के दौरान सियासत हुई थी, जो पार्टीज बनी थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, वो सियासत और आज की सियासत में क्या फ़र्क है नुमान? उस टाइम जो आप कमेंट करना चाहें। जी, उस टाइम तो मतलब जो भी सियासत हुई थी वो एक नजरिया था। अब मतलब विदाउट नजरिया सिर्फ पॉलिटिक्स जो बन गई, वो अपना हर कोई बिजनेस चमका रहा है। जैसे उन्होंने पहले बात की कि कौमियत पे हमारी सियासत हो रही है मोस्टली। जैसे अगर हम देखा जाए तो हमारी पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज है मोस्टली, जब देखा जाए पाकिस्तान नून लीग पंजाब की तरफ से, पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ, तो हमारी मतलब एक कौमियत की तरफ कोई ऐसी जमात नहीं सिर्फ मतलब जिसपे एक प्रॉपर आइडियोलॉजी हो, नजरिया हो, मतलब कोई इस तरह से नहीं। और ना हमारे पास अब पहले जैसे लीडर्स हैं, कायदे-ए-आज़म जैसे इस तरह के ना। अच्छा, तो आज के लीडर्स और कल के लीडर्स में मतलब फर्क भी है? बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अभी क्यों? जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान हमारा इतना पीछे हो गया, तो उसमें क्या सबसे ज्यादा मेन किरदार तो इन्हीं पॉलिटिशियंस का ही है ना, कि हमारे पास एक अच्छा अब तक मतलब कोई लीडर पैदा नहीं हो सका। अगर हो अच्छा। सके तो एज अ कौम हमने उसकी बात। क्या अभी आप सियासत की दुनिया में ऐसा कोई लीडर देखते हैं जिसको आप लोग अप टू कर रहे हो, जिसमें आपकी उम्मीदें अगर हो? मैं अपनी बात करूं कि 2-3 साल से जो नौजवान जो इमरान खान को एक आइडियोलॉजी और आइडियल बनाया हुआ था, मगर उसमें भी वही बात है कि साथ में उनकी जो टीम है वो ऐसी नजर नहीं आ रही जो तो अभी आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं पीटीआई की तरफ से। टीम पूरी होगी तो कुछ होगा, और एक शख्स से तो तब भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पूरी टीम उस लिहाज से मतलब पहले आपकी इमरान खान साहब में, हमारे प्राइम मिनिस्टर में उम्मीदें थी, अभी भी उम्मीदें हैं। मगर वही बात है कि टीम उनको अच्छी चाहिए। अच्छा, और 60-70 साल का कचरा एक दिन में तो खत्म नहीं होता है, 60 दिन में भी खत्म नहीं होगा, साल तो लगेंगे। जो 70 साल से या 50 साल से जो पार्टीज में थे वही मतलब वही लीडर्स उन्हीं की पार्टीज में आ रहे हैं, बस पार्टीज चेंज करके आ रहे हैं, तो कोई नया न्यू ब्लड। अच्छा, ये सवाल मैं इसको और मजीद आपकी तरफ भी ले आना चाहूंगी कि आज के लीडर्स और कल के लीडर्स में क्या डिफरेंस सबसे है? बड़ा जो मसला लगता है ना, हमारे अभी के जो लीडर्स हैं वो इंडिविजुअली सोचते हैं कि मैं बस अपना अच्छा करूं, मैं अपने बच्चों का अच्छा करूं। लेकिन जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उन्होंने पूरी कौम का सोचा। अगर कायदे-ए-आज़म थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए सोचा, सब लोगों के लिए सोचा, तो उन्होंने कुछ किया। लेकिन हमारे लीडर क्या, अभी के, खैर मैं लीडर नहीं बोलूंगी, पॉलिटिशियन, वो क्या सोचते हैं कि हम अपने। अच्छा, आप उनको लीडर का लफ्ज भी नहीं देना चाहेंगे? लीडर क्या होता है? जो कौम का साथ लेके चले। हमारे जो पॉलिटिशियन वो साथ लेके नहीं चल रहे, वो सिर्फ अपने बच्चों का सोचते हैं कि हम उनको बाहर सेटल कर ले, हम खुद बाहर चले जाएं, बस।
पाकिस्तान चीज से को मुझे मैं समझ एलिब्रेट करूंगी हम्म। कि जैसे अगर सिंध है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सिंधी लोगों को कंसीडर करते हैं, पंजाब है तो पंजाबी लोगों को कंसीडर करते हैं, ऐसे ये चलता आ रहा है। जो मैंने नोट किया है कि हमेशा सिंधी को किया फर्क जाता है। किया जाता है, जबकि लीडर एक होता है जो पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चले। तो ये मैंने बहुत नोट जी किया है। मुनैज़ा, इस पे आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे हम, कैसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपने लेकिन- शुरू में हुकूक की बात की थी कि भाई आज़ादी भी है, हुकूक भी दिए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप सब में से कोई पॉजिटिव चीज़ें भी हाईलाइट कर रहा है, तो इस पर भी कमेंट कर दें लीडर्स के हवाले से। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आज से 74 साल पहले भी तो वो एक ही शख्स था ना। हाँ, ये अगर ये कह रही है कि एक शख्स but Qaid क्या had a होता good है, team. He had एक a good शख्स से team. क्या होता है, तो आज से 74 साल पहले भी तो वो एक शख्स उठा था ना। उस टाइम तो गुलामी की जंजीरें इतनी ज्यादा थी, उस टाइम उन्होंने लोगों को कितना, ये तो उस लीडर की बात थी ना कि उसने कितना कन्विंस किया, उसने कितना काम किया, उसने कितना लोगों को मोटिवेट किया एग्जैक्टली कि आज़ादी चाहिए या आज़ाद मुल्क होना चाहिए। तो ये तो उस टाइम भी वो एक शख्स ही था और आज के टाइम पे भी वो एक शख्स ही है, लेकिन उस एक शख्स को चाहिए कि वो किस तरह से अपने लोगों को मोटिवेट करे और किस तरह से वो लोगों में अवेयरनेस डाले। और आज के लोग पहले के लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड और सेल्फ स्टीम वाले लोग हैं, तो आज के लोग मेरे ख्याल में तो वो बात ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। You mean one man can make a difference. Exactly. ठीक है, और जैसे आप जुल्म की बात कर रही थी, बल्कि मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है कि केपीके में एक पेड़ है जो कहा जाता है कि वहाँ उस जमाने के एक वॉइस रॉय थे, और जुल्म की इंतहा ये है कि वो पेड़ उनके रास्ते में आ गए थे, तो उन्होंने किया ये कि उस पेड़ को वापस खड़ा करवा के और बोल दिया कि इसको अंडर अरेस्ट किया जाए। और आज तक वो पेड़ जो है उन जंजीरों से बंधा हुआ है, ये दिखाने के लिए, जुल्म की इंतहा दिखाने के लिए कि वो पेड़ों के साथ भी ऐसा जुल्म करते थे, तो इंसानों के साथ क्या करते होंगे। तो जनाब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। हबीबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि जैसे मुनैज़ा ने कहा कि एक वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, ठीक है, लेकिन आप लोग का कहना है बट विद अ गुड टीम। तो आप मुझे बताइए, नौजवान जो 60 to 70% हमारे मुल्क की आबादी समझिए कि नौजवानों की है, तो नौजवान कैसे डिफरेंस पैदा कर सकते हैं मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हवाले से? वो इस तरह कर सकते हैं कि लाइक हम सब जिस तरह एक टीम वर्क है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक टीम बनाते हैं और आगे काम करते हैं, जिस तरह अगर मैं सफाई की मुहिम की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह थे, जिस तरह हम जोलॉजिस्ट गए थे सी साइड के एरिया में, वहाँ पे हमने खुद कचरा उठाया, सारा सफाई की, हर चीज़ हमें 2 वीक्स लगे, 3 वीक्स लगे, बट उस एरिया को हमने क्लियर किया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो यूथ पावर है वो इसी तरह यूज़ हो सकती है। अगर वो स्कूल्स के अंदर काम कर रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने और एक की डिफरेंस है, हमारे पास हर तरह की टीम्स हैं, ये मिलकर सब काम करें तो हर तरह का काम हो सकता है। प्लांटेशन हम करते हैं हर साल, तो हम ये चीज़ों को क्यों नहीं करते कि आहिस्ता आहिस्ता हम और एरियाज़ के अंदर जाएँ, अंडर डेवलप एरियाज़ के अंदर भी और डेवलप एरियाज़ दोनों को देखें, दोनों एरियाज़ के अंदर जाना चाहिए, लाना है ताकि सही। मुल्क आगे जाए। जी, अच्छा, मैं ये सोचूंगी कि हर एक बंदा पौधा लगाए तो कितने पौधे लग जाएंगे। अच्छा, तो अपने आप को, अपने दिल को साफ करो तो आपका मुल्क खुद ही साफ होगा। दिल को साफ करें, जी। नीयत को साफ करें तो मुल्क नीयत खुद ही को साफ साफ हो जाएगा। हाँ। मुनैज़ा साहिबा जी, मैं आपसे एक पॉजिटिव मैसेज का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जी बताइए। पॉलिटिक्स, आज के यंगस्टर्स उनका क्या होता है, एजुकेशन पढ़ लिया, जॉब मिल गई, शादी कर ली, बूढ़े हो गए, लाइफ खत्म। पॉलिटिक्स में कोई क्यों नहीं जाता आगे? जब आज के यंगस्टर्स पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो पुराने वाले हुक्मरान कैसे हटेंगे? ओहो, तो आप कह रही हैं कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में हिस्सा Exactly. लेना चाहिए। ये तो एक अलग ही डिबेट हमारा होता है। आपका यही मैसेज जा रहा है कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। इस पे हम कभी मजीद बैठ के जो है डिबेट जरूर करेंगे। जी अक्सर साहिबा, आपका क्या कहना है? मेरा ये है कि सबसे पहले हर एक बंदा अपने लिए ये सोचे कि मैं कैसे अच्छा बनूं, मैं सिंसियर बनूं। उसके बाद अपने घर से स्टार्ट करे कि मैं अपने बहनों को किस तरह आगे लाऊं, या मेरे घर में अगर बच्चे Amazing, लड़के हैं great. उनको भी मैं आगे किस तरह लाऊं, और फिर वो मुल्क की हद तक भी सोचे कि मैं मुल्क के लिए क्या क्या बेहतर कर कि सकता हूं। अच्छे काम की शुरुआत जो है आप से अपने करें, खुद से करें, अपने घर से करें। इर्तिजा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीइंग अ यंगस्टर और यूथ, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें अपनी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि हम एक मुल्क को किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक हमारा घर है, हम जैसे साफ़ भी रख रहे हैं, तो हम पहले तो कचरा बाहर फेंकना अगर बंद करेंगे तो पोल्यूशन भी पहले तो ख़त्म होगा। जबरदस्त। दूसरा, आपस के पड़ोसियों का अपना आप ख्याल रखें, एजुकेशन के साथ सिंसियर हों, मुल्क के साथ सिंसियर हों। और दूसरी वही बात, मैं जो है मुनैज़ा की बात को इंडोर्स करूँगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जब तक हम लोग खुद ऊपर नहीं आएंगे तो हम भी मुल्क को चेंज करने के लिए बैठ के सिर्फ अच्छा, दुआ तो नहीं आपका कर बड़ा सकते। इंटरेस्ट नजर आ रहा है काम पॉलिटिक्स करने में। के लिए खुद को भी ऊपर आना पड़ेगा। कोई घर बैठ के हम अखबार पढ़ के ये नहीं कह सकते कि आज हालात खराब थे। हालात खराब हैं या पॉलिटिक्स के अंदर गलत डिसीजन लिया गया तो उसके जिम्मेदार हम खुद घर बैठ के सिर्फ अखबार पढ़ने वाले अच्छा, नहीं। चलें जी। जी
मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ में पोटेंशियल बहुत है, मगर वही बात है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस है तो वो खुद से मतलब कुछ अपना इनपुट नहीं करना चाहते। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अब रोना धोना बहुत हो गया कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपना इनपुट पूरा दें, फिर देखें क्या होता है। ठीक, सही है, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत बहुत पसंद आया हो। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आज हम जनाब मौजूद थे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। हमारे साथ नौजवान मौजूद थे और इन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए बातें की, तारीख के हवाले से भी, तारीखी लीडर्स के हवाले से भी बातें की कि आज के लीडर्स और कल के लीडर्स में इन्हें क्या फ़र्क नज़र आता है। तो कहा जाता है कि अपनी तारीख को जो है हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। जो कौम अपनी तारीख को अपने साथ लेके नहीं चलती है, उनका मुस्तकबिल भी तारीख होता है। तो अपनी तारीख को हमें हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।